सो हेलो एवरीवन। आई थिंक आफ्टर अ गैप ऑफ 7 डेज वापस से वीडियो बना रहा हूँ। लास्ट वीक में थोड़ी सी हेल्थ सही नहीं थी, इसलिए वीडियोस नहीं बना पाए थे। सो धीरे धीरे वापस आते हैं और वीडियोस बनाते हैं। सो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्मी सोलर होल्डिंग्स के बारे में बात करेंगे। अब जब आप एक्मी सोलर होल्डिंग्स को देखते हो तो क्या है, बेसिकली एक आईपीपी प्रोड्यूसर है। अ, अब जब आप एक्मी सोलर होल्डिंग्स को देखेंगे ना हम, तो बेसिकली इनका जो पोर्टफोलियो है पूरा, ये पूरा रिन्यूएबल जनरेशन के बिजनेस में है। इनके पास कोई कोल वगैरह की प्लांट्स नहीं है, जैसे कि आपके एनटीपीसी हो गया या फिर जो आपके जेएसडब्ल्यू एनर्जी होगी, इनके पास कोल प्लस रिन्यूएबल सबके पूरी पोर्टफोलियो होती है। अब एक्मी सोलर होल्डिंग्स को हम लोग क्यों देख रहे हैं, क्यों? पहली बात तो ये, क्योंकि जैसे इंडिया का पूरा 500 गीगावाट का टारगेट है बाय द एंड ऑफ FY30, जो कि रिन्यूएबल में करना है। उसी के कंटेक्स्ट में जो एक्मी सोलर होल्डिंग्स है, लगभग ये लोग 10 गीगावाट करने की बात करते हैं बाय द एंड ऑफ FY30। अब ये तो काफी एम्बिशियस टारगेट है इनका, और इनकी जो एग्जीक्यूशन भी है वो भी काफी अच्छी चलती है। और आप कई सारे क्वार्टर से देख रहे हैं, जब से इनका आईपीओ आया है तब से इनका परफॉर्मेंस काफी कंसिस्टेंट रहता है। जो ये लोग कहते हैं वो लोग करके भी दिखाते हैं। और अभी क्या है, जैसे आप पूरे आरडी ट्रांजिशन के बिजनेस को देखते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर तो हमें हमारे जो भी मैन्युफैक्चरर्स वगैरह हो गए, ट्रांसमिशन रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको ट्रांसलेट लाइटिंग हो गया या फिर जो आपकी कनेक्टिविटी वगैरह में काम करता है, उन बिजनेस से मिल जाते हैं। फिर जब आप एक्मी सोलर होल्डिंग्स को देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको जो पीपीए कैंसिलेशन वगैरह के बारे में बातें हो रही है, कर्टेलमेंट्स वगैरह के बारे में बातें होती हैं, चाइना में जो रिबेट वगैरह कैंसिल कर रहे हैं उनसे क्या इंपैक्ट आता है, उससे आपको एक अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग मिलता है, एक पर्सपेक्टिव मिलने में हेल्प होती है। अब तो उस सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक्मी सोलर होल्डिंग्स का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप इनके नंबर्स को देखोगे ना, तो जस्ट लाइक एवरी अदर क्वार्टर जिस तरह से इनका नंबर्स रहता है, तो इस पर्टिकुलर क्वार्टर में भी जब आप इनके बिजनेस को देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि इनका जो रेवेन्यू का नंबर है लगभग 54% पे ग्रो किया है। अब जब आप एक्मी सोलर होल्डिंग्स को देखते हो तो इनका जो रेवेन्यू का नंबर्स है वो आपको देखना चाहिए इन लाइन विद देयर जनरेशन में जो कितना इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये जो नंबर्स है ये इनका मिलियन यूनिट्स में देते हैं। तो आप देखेंगे जितना रेवेन्यू बढ़ा है उसी लाइन में अप्रोक्सीमेट लगभग 49% पे इनका जनरेशन भी बढ़ा है। अब साथ में जब आप देखिए तो इनका आपको दिखेगा कि इनका जो एबिटा का नंबर है वो लगभग 57% पे ग्रो किया है, बट पैट के नंबर्स पे वो 1.5% का नंबर का ग्रोथ दिख रहा है। अब क्या ये नंबर सही है, गलत है, या पैट में इतना एक ह्यूज चंक ऑफ सप्रेशन क्यों दिखा है, वो चीजों के बारे में हम जानते हैं। अब अगर आप कुछ इनके प्रोजेक्ट्स वगैरह को देखोगे ना, तो इनके जो प्रोजेक्ट्स है, मोस्टली जो इनके प्रोजेक्ट्स आपको दिखेगा कि ये राजस्थान एरिया हो गया, नीमच, फिर आपका सीकर, वो वाले एरियाज हैं, फिर गुजरात में कुछ विंड प्लांट्स हैं इनके। तो ये सभी जगहों में इनके पोर्टफोलियोज रहते हैं। तो वहीं पे इनके अलग अलग पोर्टफोलियो लग रहे हैं, जैसे कि तो इन्होंने यहाँ पे जो प्रेजेंटली एक पोर्टफोलियो के बारे में बात की है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि लगभग 72 मेगावाट ऑफ 100 मेगावाट विंड प्रोजेक्ट जो है, ये बेसिकली जो प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये राजस्थान में प्रोजेक्ट लग रहा है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे वो अरावलीज वगैरह के बारे में, जो सैंड माइनिंग वगैरह पे बैन होता है, और H1 में हमने ये भी देखा कि बारिश वगैरह हो गई, तो उन सभी कारणों से ये जो प्रोजेक्ट है थोड़ा सा डिले हुआ था। बट अभी लगभग 72 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी हो चुका है, और जो बचा 28 मेगावाट वो फरवरी में आने की बात है। अब इसके अलावा जब भी आप ये किसी भी आईपीपीस वगैरह को देखोगे ना, तो वहां पे कंटिन्यूअसली नए टेंडर्स बिड करना, एट द सेम टाइम उन टेंडर्स को बिड करके उनकी जो पीपीएस साइनिंग होती है वो होना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर पीपीएस साइन नहीं होंगे तो जो एक डेवलपर होता है वो अपना प्लांट को, मतलब एक हायर फास्ट फेस पे पूरा कमीशन या फिर जो बिल्डिंग होती है वो नहीं करता है। फिर साथ ही साथ आप देखेंगे जो इनका बेस बेस के ऊपर जो इनका पूरा स्ट्रैटेजी है, अभी देखिए हम ये देखते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन जो रहते हैं कि कर्टलमेंट वगैरह हो रही है, तो उसका जितना भी एक सॉल्यूशन जो दिया जाता है वो बेसिकली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम होता है। अब जो एक्मी सोलर होल्डिंग्स करना क्या चाहता है, तो इनके बहुत सारे एफडीआरई प्रोजेक्ट्स कहते हैं, इसको लोग पीक पीक पावर पीपीएस भी कहते हैं, फर्म डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अभी इन्होंने पिछला अगर आप कुछ क्वार्टर देखेंगे तो ये लोग कंटिन्यूअसली चाइना में जो टॉप सप्लायर्स हैं बैटरीज वगैरह के, उनसे जितने भी इनकी बैटरीज है उनको प्रोक्योर कर लिया, उनको प्रोक्योर कराया है, वो बैटरीज आ गई है। अब वो अपने अपने साइट्स पे भेज रहे हैं, अब उसकी कमीशनिंग कर दे रहे हैं पहले। मतलब क्या होने वाला है, जैसे इनकी एक प्लांट लगेगा, जैसे अगर मैं एग्जांपल लेते हैं, FY27 में लगभग ये लोग 1.5 गीगावाट ऑफ ओवरऑल प्लांट्स को कमीशन करने की बात करते हैं। अब जब 1.5 गीगावाट आपको प्लांट्स लगाना है, तो उसके लिए लगभग आपको जो टोटल सोलर होती है वो लगभग आपको 3 से 3 गीगावाट लगानी पड़ेगी। मतलब आपने देखा कि एक 1.5 मेगावाट ऑफ टोटल प्लांट, मतलब जो एफडीआरई प्रोजेक्ट लगेंगे, मतलब 24/7 इलेक्ट्रिसिटी देगा, उसके लिए आपको लगभग 3.5x आपको सोलर लगानी पड़ रही है। लगभग 500 से 600 मेगावाट के लिए आपको विंड लगानी पड़ेगी साथ में, और लगभग 3 से 4 गीगावाट के लिए अगेन बैटरी लगाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है, 1 1.5 गीगावाट दिन भर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए आपको साथ में सिर्फ सोलर, ऐसा नहीं है कि आप 1.5 गीगावाट लगाना है तो उतना ही सोलर भी हमें लगाने से काम हो जाएगा, उसके साथ हमें पूरी बैटरीज वगैरह लगानी पड़ेगी,
क्योंकि क्या होता है, सोलर तो पूरे दिन भर आता नहीं है, तो उसके लिए आपको एक लार्ज चंक ऑफ सोलर डिप्लॉय करना पड़ेगा, ताकि जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको आप स्टोर कर सको बैटरीज में और उसको डिप्लॉय कर सको इवनिंग आवर्स में। तो ये बेसिकली इनकी स्ट्रैटेजी है। अब ये लोग अभी क्या कर रहे हैं, जैसे अभी आपने देखा यहाँ पे कि ये लोग बैटरीज में क्या करना चाहते हैं, क्वार्टर फोर जब आप देखेंगे इनका, तो ये लोग यहाँ पे कहते हैं कि लगभग 2 गीगावाट जो हमारा बैटरी की प्लांट्स है, वो ये लोग कमीशन कर देंगे क्वार्टर फोर के अंदर, जो कि पहले का टारगेटिंग था 1 गीगावाट आवर का था। तो अभी क्या हो रहा है ना कि जो FY 26 का एंड होना है और जो FY 27 होना है, यहाँ पे आपको ये दिखेगा कि सिर्फ नॉट जस्ट एक्मे सोलर होल्डिंग्स, इसके अलावा बहुत सारे अलग कंपनीज भी हैं, जो सभी आपके दिखेंगे आपको कि बैटरीज वगैरह को ऑन द ग्राउंड यूटिलिटी स्केल पे डिप्लॉयमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उससे जो भी आपकी कनेक्टिविटी वगैरह वाला इशू चल रहा है वो भी आपको सॉल्व होता हुआ दिखेगा वहाँ पे। अब इस कंपनी ने क्या किया है, 1 गीगावाट आवर का जो पहले एक्सपेक्टेशन था उसको 2 गीगावाट कर दिया है। तो अब इसका फायदा क्या होगा इनको, देखिए। तो अभी क्या है, तो बैटरीज तो लग जाएगी इनकी लगभग 2 गीगावाट आवर की इन क्वार्टर फोर के अंदर ही। अब उससे क्या करेंगे ये लोग, जो बचा हुआ प्लांट है, मतलब सोलर मॉड्यूल्स जहाँ पे लगेंगे, विंड प्लांट लगेगा, वो अभी तक लगा नहीं है उन प्लांट्स में। तो ये जो बैटरी है इसको ये लोग मर्चेंट पावर के रूप में सेल करेंगे। कहने का मतलब क्या है, अब वो जो बैटरी होगी, सिंस कनेक्टिविटी इनके पास है, वो बेसिकली ग्रिड से कनेक्टेड है वो बैटरीज, उसको क्या करेंगे, उन बैटरीज का यूज करेंगे ये लोग, जो दोपहर में जब सन ज्यादा होगा तो वहां से चीप इलेक्ट्रिसिटी प्रोक्योर किया जाएगा मार्केट से, उसको बैटरीज को चार्ज कर लेंगे और जब शाम को डिमांड आएगी तो वहां पे उस बैटरी के एनर्जीज को डिप्लॉय कर दिया जाएगा। इसको कहते हैं बेसिकली एनर्जी आर्बिट्राज कहते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे लगभग मान लीजिए जितने रुपए में इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी परचेज की और जितने रुपए में सेल की, उसमें एक प्राइस डिफरेंशियल हो जाता है, तो लगभग वो 5 रुपीज पर यूनिट के आसपास आती है। तो उससे क्या होगा, इन बैटरीज का यूज करके वहां पे बेसिकली मर्चेंट पावर में उसको 8 महीने 9 महीने, जब तक उनकी जो प्लांट है वो पूरी कमीशन नहीं हो पाती है, मतलब जितने भी बैलेंस ऑफ सिस्टम्स वगैरह की चीजें होंगी, सोलर मॉड्यूल्स वगैरह होंगे, जब तक वो सारी चीजें नहीं लगती है तब तक इस पावर को सेल कर देंगे और उससे बेसिकली पैसा अर्न कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, ओवरऑल जो केपेक्स होगा प्लांट का वो घट जाएगा। तो दिस इज बेसिकली देयर स्ट्रेटेजी टुवर्ड्स द बैटरी सेगमेंट। अब 2 गीगावाट आवर तो ये लोग क्वार्टर फोर में लगा देंगे बैटरी। अब 2 गीगावाट आवर जो है वो क्वार्टर 1 ऑफ FY 27 लगाएंगे। अगेन उससे भी क्या करेंगे, मर्चेंट पावर में उस इलेक्ट्रिसिटी को सेल करेंगे। अब इसका क्या पूरा फायदा होने वाला है, कैसे इनके जो गाइडेंस की कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, वो हम लोग अभी अपकमिंग में देखते हैं यहाँ पे। सो ये बेसिकली इनके बैटरीज की स्ट्रैटेजी होगी। अब इसके अलावा और देखेंगे, जैसे जितने भी चीज आप देख रहे हो कि एक्मे सोलर होल्डिंग्स बड़े बड़े प्लांट्स लगा रहे हैं, तो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि वेटेड कॉस्ट ऑफ डेप्ट, मतलब बेसिकली जो डेप्ट वगैरह होगा इनका, उसका कितना फाइनेंस कॉस्ट इनको पड़ता है। अब ये अमाउंट जो कम होने से क्या फायदा होता है, सिंस इनकी रेटिंग अपग्रेड हुई है तो उससे इनके जो कॉस्ट वगैरह होते हैं प्लांट के, मतलब डेप्ट फाइनेंसिंग जो करना है इनको, उसकी जो कॉस्ट होती है उन, जैसे मान लीजिए एक प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट हुआ है, जैसे जैसे वो प्रोजेक्ट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, मतलब बेसिकली माइलस्टोन्स होते हैं, तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाएगा तो उसका जो फाइनेंसिंग कॉस्ट होता है वो कम होते जाता है। अब फाइनेंसिंग कॉस्ट कम होता है तो उससे कंपनी का जो फाइनेंस कॉस्ट है ओवरऑल उसमें कम हो जाएगा। अब कैसे आपको इसकी यू विल एप्रिशिएटेड मोर जब आप ये देखोगे कि जैसे मैंने बताया कि FY 27 में लगभग 1.5 गीगावाट का ये लोग पूरा प्रोजेक्ट कमीशन करेंगे। अब उसके लिए टोटल केपेक्स की रिक्वायरमेंट जो है वो लगभग आई थिंक 12,000 करोड़ की केपेक्स है। तो कहने का मतलब है कि कुछ बेसिकली द कंपनी इज ट्राइंग टू डू 10 मतलब 12 to 15,000 रुपीज ऑफ केपेक्स इन FY 27। तो उसमें थोड़ा सा भी अगर फाइनेंस कॉस्ट कम होता है, तो उससे बेसिकली जो एक इम्पैक्ट होता है आपके पूरे बैलेंस शीट पे वो काफी ज्यादा होता है। तो उस बेसिस पे आपको देखना चाहिए कि इनका जब बेसिकली डेब्ट का जो नंबर होता है, इंटरेस्ट रेट होते हैं, वो जब कम होते हैं तो किस तरह का इम्पैक्ट है। और बाकी तो कैश आरओई वगैरह इनके अच्छे हैं ही। तो अब अगर हम लोग कुछ और चीजें देखें तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, जब आप एक्मे सोलर को देखते हो तो आपको इनके नंबर्स को बेसिकली जितने, जैसे जब अगर आपको देखना है इनका रेवेन्यू किस तरह से बढ़ रहा है, तो वो आपको इससे दिखेगा कि जो इनका ऑपरेशनल कैपेसिटी है वो किस रेट पे ग्रो कर रहा है। सिंस अभी पिछले कुछ क्वार्टर्स पहले इनका एक लार्ज चंक ऑफ कैपेसिटी जो था आई थिंक 1 गीगावाट के आसपास, वो ऑलरेडी ऑपरेशनल हो गया है, इसलिए आपको प्रेजेंट क्वार्टर में दिखता है कि कैपेसिटी जो है उतनी तेजी से नहीं बढ़ी है। बट एट द सेम टाइम आपको दिखता है कि जो रेवेन्यू है वो लगभग 54% पे ग्रो किया है। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर्स में वो कैपेसिटी आई है, तो वहां से इनको फायदा मिल रहा है। अब इसके अलावा अभी जैसे आप देखते हो, जैसे पीपीएस वाले इश्यूज को दोनों रिजॉल्व करते हैं, तो जैसे प्रेजेंटली यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि जो पीपीएस है लगभग 2.7 गीगावाट का पीपीए अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए पीपीए साइन हो गया है। अब इसको अगर हमें और समझना है तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। तो आप ये देखिए, तो बेसिकली ये क्या है, जैसे अगर आप ये देख रहे हो यहाँ पे लगभग 2.9 गीगावाट का अभी इनका ऑपरेशनल कैपेसिटी हो गया। अब ये जो नियर कमीशनिंग है, जो मैंने आपको बताया कि 2 गीगावाट क्वार्टर फोर के अंदर कमीशन हो जाएगा, और जो 2 गीगावाट है वो क्वार्टर 1 और FY 27 में कमीशन हो जाएगा। अब जी ये लोग कह रहे हैं लगभग 2.7 गीगावाट की और अंडर ऑपरेशनल प्रोजेक्ट्स की इनके पीपीए साइन हो रखे हैं। तो जब पीपीए साइन हो जाता है तो बेसिकली क्या है, तो ये जो कंपनी है ये बेसिकली अपने प्रोजेक्ट्स को कंटिन्यूअस बेसिस पे कमीशन करने में, मतलब आगे की प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए आगे बढ़ सकती है।
तो बेसिकली इस तरह से ये कंपनी आगे बढ़ रही है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ साइनिंग ऑफ देयर पीपीएस। अब ये जो चीज़ है, ये चीज़ और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाती है क्योंकि जब आप सेक्टर में देखते हो ना कि जैसे अभी पिछले क्वार्टर से जो र्यूमर्स वगैरह स्टार्ट हुए थे कि बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके पीपीएस वगैरह साइन नहीं हो पा रहे हैं। लगभग 40 से 42 गीगावाट के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बेसिकली स्टैंडर्ड हो रखे हैं, उनके पीपीएस वगैरह साइन नहीं हुए हैं। तो उन प्रोजेक्ट्स का कैसे होगा? अब देखिए, तो कंपनी है जैसे आप देखिए कंपनी का क्या इसके ऊपर बेसिकली पर्सपेक्टिव है, या फिर जो इन जनरल जो पूरे आरडी ट्रांजेक्शन के बेसिस होते हैं, बाकी कंपनीज भी क्या कहती है इस बारे में। तो अभी आप ये सोचिए कि एक जब पीपीए साइन हो जाता है, साइन एक कंपनी का, एक कंपनी है, कंपनी ने टेंडर वेट किया, तो उसके बाद कंपनी थोड़ा थोड़ा अपना कनेक्टिविटी वगैरह पे काम करना स्टार्ट कर देता है। तो क्या है बेसिकली, अब सोचिए जब 40 गीगावाट के प्रोजेक्ट्स हैं तो उनका पीपीए साइन हुआ हो या नहीं हुआ हो, तो बेसिकली क्या है, उनके लिए एरियाज वगैरह अलॉट हो गए हैं, वहां पे सब स्टेशन वगैरह बनना स्टार्ट हो गया है। तो इट इज लाइक अ नेशनल एसेट। तो वो जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको आउटराइटली कैंसिल करना इज अ कैंसिलिंग ऑफ कि भाई पूरे जो इतने इंफ्रा डेवलप हुआ है कंट्री में उसको आप कैंसिल कर रहे हो। दूसरा चीज क्या है, जो कंपनी है अभी अगर आपने ये देखा कि लास्ट ईयर हमारे पूरे कंट्री में बारिश वगैरह काफी ज्यादा हुई थी, तो जो समर की इंटेंसिटी थी उतनी ज्यादा नहीं थी। तो अभी क्या देखा गया है, पिछले दिसंबर या जनवरी के आसपास से वापस से जो डिमांड ग्रोथ है, बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन है वो काफी बढ़ रही है। तो उससे आपको क्या दिखता है, उससे बेसिकली ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि जो अपकमिंग समर है वो काफी अगेन हैवी हो सकता है। तो जब समर वगैरह हैवी होते हैं तो उससे क्या होता है, जितने भी स्टेट्स वगैरह होती है वहाँ पे पावर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हर स्टेट को मतलब अपने इलेक्ट्रिक अपने कंज्यूमर की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को मीट करना है। तो जब ऐसी चीज होती है तो कम एटमिक सोलर होल्डिंग्स यही कहता है कि बहुत सारे जितने भी इनके स्टेट्स वगैरह हैं, बड़े स्टेट्स जैसे महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये सब जो बड़े स्टेट्स हैं, वहां से अगेन देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ ह्यूज डिमांड कमिंग अप। तो क्या होगा, जैसे जैसे स्टेट्स में डिमांड वापस आएगा तो देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि ये जो पीपीएस है ये वापस से साइन होने की तरफ, मतलब इनका बेसिकली रिनेगोशिएट होगा। कुछ जो प्लेन वनीला वाले पीपीएस है उनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा आपके एफडीआरई प्रोजेक्ट में। तो उसके अकॉर्डिंगली जो पीपीएस वगैरह है वो साइन होने की बात चल रही है वापस से। तो इसके बारे में जो अपडेट्स आएंगे कुछ महीनों में हमें अपडेट्स मिल सकता है, तो कंपनी जैसा कहती है तो दैट वी विल कीप ऑन सीइंग। दूसरा चीज क्या है, इसके अलावा अगर आप देखते हो ना, अभी जैसे देख रहे हैं जो पीपीएस है उसकी बेसिकली कन्वर्जन हो रहा है बेसिकली आपका प्लेन वनीला से लेके फॉर्म डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से। तीसरी चीज, अभी जैसे आप देखते हो ना जितने भी आईएसटीएस वेवर होता है, आईएसटीएस वेवर क्या होते हैं, जैसे जो ट्रांसमिशन लाइंस होगी उसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी सेंड करना है एक पर्टिकुलर लोकेशन से दूसरे लोकेशन, तो उसके लिए बेसिकली सरकार को पैसे देने पड़ते हैं। जो भी कंपनीज होगी ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल पावर ग्रिड वगैरह हो गए, उनके पैसे पे करने पड़ते हैं। तो अल्टीमेटली जो पैसे पे होते हैं वो स्टेट्स वगैरह से पैसे पे किए जाते हैं। तो अभी ये FY 28 तक, मतलब 2028 तक ये बेसिकल आईएसटीएस वेवर दिया गया है। तो अगर कोई जो पीपीएस पहले के पीपीएस है उन पे वो आईएसटीएस वेवर वाली जो चीज है वो एप्लीकेबल है। तो अगर जो स्टेट्स है अगर वो उनको साइन नहीं करेंगे तो आने वाले समय में उनको उस चीज का फायदा नहीं मिल पाएगा। तो एक वहां से भी बेसिकली वो भी दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन जहां से आपको ये दिखता है कि आने वाले समय में आपको ये दिखेगा कि ये जो पीपीएस वगैरह जो कैंसिल होने की बात हो रही थी, धीरे धीरे चीजें आपको रिजॉल्व होती हुई दिखेगी। तो दिस इज द होल डिस्कशन रिगार्डिंग द पीपीएस और उनपे क्या चीजें चल रही हैं। तो इस तरह से आपको इसको देखना है। सो इसके अलावा अगर हम लोग और चीजें देखें, यहीं पे हम लोग इनके अब जो कर्टेलमेंट वाली जो क्वेश्चन थे उसके बारे में बातें कर लेते हैं। तो अगर आप कर्टेलमेंट देखोगे ना तो जैसे इनका एक बेसिकली मैंने इसको शेयर भी किया था पहले, तो पावर ग्रिड की एक लाइन है खेतरी टू नरेला करके एक लाइन बनने वाली थी, तो उसमें सिंस कुछ बेसिकली बारिश वगैरह के कारण उसमें डिले हो गया था। तो उसके कारण इनका जो प्रोजेक्ट है सीकर में, तो वहां से बेसिकली पावर इवैक्यूएशन की पास नहीं थी। तो उसके कारण इनका जो एक कुछ समय के लिए कर्टेलमेंट किया गया था उनके प्रोजेक्ट के लिए। तो उससे इनके क्या, पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या उससे इनके रेवेन्यू पे इम्पैक्ट हुआ? द आंसर इज टोटली नो। क्योंकि क्या होता है जब आपका कर्टेलमेंट वगैरह होती है ना, तो अल्टीमेटली बेसिकली जो इनकी बिलिंग वगैरह होती है वो होती है बेस्ड ऑन शेड्यूल रादर देन बेस्ड ऑन डिस्पैच। मतलब कहने का मतलब क्या, कितना इन्होंने अपने प्लांट से शेड्यूल किया था, बेसिकली इनका मान लीजिए 100 मेगावाट करने की बात थी तो वो हो गया शेड्यूल। अब एक्चुअली में क्या कितना भेजा, मान लीजिए 98 मेगावाट भेजा तो 2 मेगावाट का डिफरेंस हो गया ना। बट ये जो कर्टेलमेंट हुई है ये तो एक्मे सोलर होल्डिंग्स वाज रेडी टू प्रोवाइड द इलेक्ट्रिसिटी। तो बट क्या हुआ, सामने वाले ग्रिड ने ही उतनी इलेक्ट्रिसिटी ली नहीं। तो इसमें तो एक्मे सोलर होल्डिंग्स की गलती नहीं है। तो इसीलिए कर्टेलमेंट से एक्चुअली रेवेन्यू पे कोई इंपैक्ट नहीं होता है। और दूसरा चीज क्या है, अभी क्या है, जो खेती नरेगा वाली लाइन थी वो कमीशन हो गई है, तो उसके बाद से जो कर्टेलमेंट वाला इशू है वो भी अब नहीं रहा है। तो दिस इज, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना कि मिनिमम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ड्यू टू आरडी कर्टेलमेंट, तो बेसिकली जितना इम्पैक्ट था, जितना लोगों ने कंसर्न कर रखा था कि भाई कर्टेलमेंट के कारण लगभग 5% 10% ऑफ रेवेन्यू पे पूरा इम्पैक्ट आ जाएगा और वो भी एक कॉन्स्टेंट फिनोमेना रहने वाला है आने वाले समय में। तो इन रियलिटी आपको ये दिखता है कि कर्टेलमेंट वाला जो इशू है वो उतना ज्यादा नहीं है। और दूसरा चीज अगर आप ये देखेंगे
कि जैसे-जैसे अभी समर आएगा, तो सिंस वहाँ पे बैटरीज़ का डिप्लॉयमेंट हो जाएगा, तो उससे भी ये जो कर्टेलमेंट वाली चीज़ है, अब देखिए बैटरी से आपकी कर्टेलमेंट कैसे कम होती है, तो आप क्या करोगे, जैसे दोपहर के टाइम पे बहुत ज़्यादा सोलर प्लांट्स लग गए हैं हर जगह में, तो सोलर की जनरेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो आप उस बेसिकली वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, उसको अपने प्लांट पे ही बैटरी में स्टोर कर लोगे, और अब बैटरी में स्टोर कर लोगे तो वो एनर्जी बाहर नहीं जाएगी, मतलब ट्रांसमिशन लाइन्स वगैरह में नहीं जाएँगी। तो उससे क्या होगा, उनकी ओवरलोडिंग नहीं होगी, उससे ओवरलोडिंग नहीं होगी तो कर्टेलमेंट के क्वेश्चंस नहीं आएँगे। तो बेसिकली जो बैटरी है वो हेल्प कर देगा आपको ये कर्टेलमेंट वाली चीज़ों को और सॉल्व करने में। तो दिस इज़ द थिंग। अब इसके अलावा अगर मैं इनके नंबर्स वगैरह के बारे में आपको और कुछ चीज़ें बताऊँ, सो अगर आप इनका नंबर देखोगे ना, तो आपको ये दिखेगा कि जो इनके नंबर्स को अगर आप देखेंगे, तो इनका कंसोलिडेटेड नंबर्स अगर हम लोग देखें, तो आपको ये दिखेगा कि रेवेन्यू में तो जंप हमने स्टार्टिंग में देखा था कि वहाँ पे हमें दिखता है, बट एट द सेम टाइम पैट पे जंप नहीं दिखता है। तो ऐसा क्यों होता है? अब देखिए, सिंस ये एक बेसिकली कैपेक्स हेवी बिज़नेस है, तो यहाँ पे ये लोग अपने कंटीन्यूअसली जो इनका एसेट होता है वो क्रिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा डेब्ट वगैरह लेते हैं। तो जैसे-जैसे कोई प्लांट कमीशन होने लग जाएगा, तो वहाँ पे एज़ सून एज़ वो प्लांट कमीशन हो गया है, आपको जो डेप्रिसिएशन अमाउंट भी होगा, वो भी आपको देना पड़ जाएगा। साथ ही साथ आपके फाइनेंस कॉस्ट हो जाएँगे, तो जैसे मान लीजिए अभी इन्होंने लगभग इतनी सारी बैटरीज़ वगैरह प्रोक्योर की है चाइना से, और आप इनको FY 27 के लिए भी लगभग 1.5 गीगावाट इंस्टॉल करना है। तो इन सब चीज़ों के लिए आप बैटरीज़ वगैरह प्रोक्योर करते हो, सोलर मॉड्यूल्स प्रोक्योर करते हैं, तो वहाँ से आपका फाइनेंस कॉस्ट ही बढ़ जाता है और आपका डेप्रिसिएशन भी बढ़ जाता है। इसीलिए जब आप एक्मे सोलर होल्डिंग्स या किसी और ऐसी आईपीपी कंपनी को देखोगे ना, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना एक करेक्ट पिक्चर नहीं देता है। तो इसलिए जब अगर आप इस बिज़नेस में देखते हो ना, इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, तो आपको दिखेगा कि इनका फाइनेंस कॉस्ट ही बढ़ गया है और इनका जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट है, वो भी मच हायर पेस पे ग्रो किया है व्हेन यू आर कंपेयरिंग इट विद द रेवेन्यू नंबर्स। एंड एट द सेम टाइम जो इनका पैट है, पैट के पहले टैक्स आइटम जो है, वहाँ पे पहले क्वार्टर 3 ऑफ FY 25 में वहाँ पे इनको बेसिकली टैक्स गेन हुआ था, और इस पर्टिकुलर क्वार्टर में एक एक ह्यूज चंक ऑफ टैक्स एक्सपेंडिचर हुआ है। तो ये जो 2 या 3 कारण है, उसके कारण इनका जो पैट है वो बेसिकली अफेक्ट हो गया है। तो इस तरह से आपको ये देखना चाहिए। और दूसरा चीज़ क्या है, एक्चुअली इन रियलिटी इनका पैट डिग्रो करता अगर इनके पास जो अदर इनकम है उसमें जंप नहीं दिखता। तो ये सारे कारण हैं, बट इसका मतलब क्या ये हो जाता है कि इनके जो नंबर्स हैं, क्या ये खराब हो गए हैं? इनके नंबर्स खराब नहीं है। ये जो टैक्स का इम्पैक्ट और जो डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट है, ये हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर चेंज होता रहेगा। इसीलिए आप इस बिज़नेस को बेसिकली अगर आप पूरे ईयरली नंबर्स की तरह से देखोगे ना, तो आपको एक बेटर पर्सपेक्टिव मिलेगा। अब सपोज़ कीजिए जैसे क्वार्टर 4 हो गया, क्वार्टर 4 में इनकी बैटरी प्लांट लग जाएगा, तो वहाँ से उससे मर्चेंट पावर की तरफ से उनको बेसिकली पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मे बी आपको ये दिख सकता है कि क्वार्टर 4 में जो रेवेन्यू का नंबर है और जो पैट का नंबर है, वो आपको काफ़ी बूस्ट होता हुआ भी दिख सकता है। तो इस तरह से आपको इस नंबर को देखना चाहिए। अब इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं जो चाइना में बेसिकली सेल्स वाला जो रिबेट है, सोलर मॉड्यूल्स वगैरह, उसमें जो इम्पैक्ट है, अब उसके बारे में हमने एक काफ़ी अच्छा डिस्कशन ऑलरेडी वाड़ी एनर्जीज वाले वीडियो में कर लिया है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो बेसिकली अल्टीमेटली वो जो मॉड्यूल्स है उसको प्रोक्योर कौन किया है? प्रोक्योर तो एक्मे सोलर होल्डिंग्स किया है। तो वो जो प्राइस है उसका ब्रंट तो बेसिकली एक्मे सोलर होल्डिंग्स को लेना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये है कि वो प्राइस का ब्रंट तो ले लिया इन्होंने, बट क्या उससे इनके रेवेन्यू या फिर जो IRR होता है इनका, क्या उस पर इम्पैक्ट है? तो जब भी कोई कंपनीज होती है, जब वो अपने कोई भी IRR को डिफाइन करता है, तो वो इन सारे पैरामीटर्स को ऑलरेडी लेके चलता है। तो अगर आप देखेंगे इस बिज़नेस को, एक्मे सोलर होल्डिंग्स को, तो अभी भी डिस्पाइट ऑल दोज़ प्राइस इंक्रीमेंट, तो नेट जो इम्पैक्ट है लगभग आई थिंक 1 या 1.5 रुपीज़ ऐसा कुछ इम्पैक्ट है इनको। तो ओवरऑल जो इनका आप कॉस्ट स्ट्रक्चर देखोगे ना, वो भी अभी भी इनका जो एक थ्रेशोल्ड होता है, उससे अभी भी लगभग 10 या 20% कम ही दिख रहा है। तो उससे एक मेजर इम्पैक्ट नहीं है। दूसरा चीज़ क्या है, इनका जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है, उसके लिए एक लार्ज चंक ऑफ जो बैटरीज़ हो गया और जो इनका सेल्स वगैरह लगभग आई थिंक 50% से ऊपर, उसका ऑलरेडी प्रोक्योरमेंट कर लिया है, तो वो वैसे भी उस चीज़ों के बाहर हो गया। तीसरा चीज़ क्या है, ये जो प्राइस फ्लक्चुएशंस होती है, ये एक सीज़नल चीज़ है, मतलब कुछ महीने बढ़ेगा, कुछ महीने घटेगा, तो उस तरह से देखना है आपको। फोर्थ थिंग, अगर आप ओवरऑल देखोगे ना, जैसे चाइना में जो ओवरऑल सेल की प्रोडक्शन है, मॉड्यूल्स एंड सेल्स की प्रोडक्शन है, वो काफ़ी ज़्यादा है ना? तो उससे क्या है, हमेशा एक सेलर है और एक जो बायर है, तो हमेशा सिंस सप्लाई आपकी काफ़ी ज़्यादा है, तो हमेशा जो इकोनॉमिक्स है वो दैट विल बी इन द फेवर ऑफ बायर। तो यहाँ पे एक्मे सोलर होल्डिंग्स को इतना भी प्राइस इंक्रीमेंट नहीं होगा हुआ कि इनकी जो पूरी पोर्टफोलियो है, मतलब जो इनका कॉस्ट वगैरह है, वो अफेक्ट हो जाए। तो आपको इस तरह से देखना है इन सभी चीज़ों को। सो ये सारी बात होगी। अब इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, इनका एक पूरा रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में एक सिंपल सा डिस्कशन करते हैं। सो यहाँ पे एक मैंने छोटा सा कैलकुलेशन किया है। तो जैसे अगर आप अभी देखेंगे, तो जैसे हमने इनकी पीपीटीज वगैरह में भी देखा, तो जब आप एक्मे सोलर होल्डिंग्स को देखते हो ना, तो इसका जो पूरा रेवेन्यू वगैरह का कैलकुलेशन करना है, इट्स बेट, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि इनका जो डेप्रिसिएशन होता है और जो फाइनेंस कॉस्ट है वो चेंज होते रहेगा, तो इसलिए उस पैरामीटर को देखना सही नहीं होता है। रेवेन्यू डिपेंड करेगा आपकी जनरेशन प्रोफाइल पे। तो ये जो कंपनी भी है, ये बेसिकली अपने जो नंबर्स वगैरह है वो देता है, मतलब गाइड करता है बेसिकली एबिटा लेवल्स पे। तो हम लोग क्या करेंगे, इनका जो ग्रोथ है, जैसे अगर आपने वाड़ी एनालिसिस को भी देखा है, तो वो भी जो अपना गाइडेंस होता है एबिटा के ऊपर ऊपर देते हैं।
तो इस कंपनी के लिए भी हम लोग जो पूरा कैलकुलेशन करेंगे वो हम लोग EBITDA के ऊपर करेंगे कि EBITDA कितना जनरेट हो सकता है इनका नेक्स्ट अपकमिंग ईयर में। तो उसके बेस पे ही इनका जो नंबर्स है, इनका जो टॉप लाइन और बॉटम लाइन है, उसी के प्रोपोर्शन में आपको होता हुआ दिखेगा। तो इनके EBITDA पे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो अगर आप वो चीज देखोगे तो उसके लिए तो एबिटा पे अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो इनका जो एबिटा ये लोग कहते हैं बेस्ड ऑन देयर प्रेजेंट ऑपरेशनल बेस। ऑपरेशनल बेस करने का मतलब क्या है, कितना इनका ओवरऑल जो बेसिकली पोर्टफोलियो है तो वो लगभग 2.96 के आसपास है। अब उसके बेस पे ये लोग जो अपना पूरा एबिटा होता है लगभग एक साल के अंदर लगभग 2100 के ऊपर जनरेट करते हैं। अब जो मैंने आपको बैटरी वगैरह के बारे में बोला था, तो बैटरी में अगर आप देखोगे ना, तो जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग 4 गीगावाट का इनका 2 गीगावाट क्वार्टर फोर में आ जाएगा और 2 गीगावाट लगभग क्वार्टर वन ऑफ FY 2027 में आ जाएगा। अब हर 1 गीगावाट मतलब 1 गीगावाट आवर जो बैटरी होती है उससे जो मर्चेंट पावर होता है मतलब ₹5 का जो आर्बिट्राज होता है, उसके बेस पे लगभग ये 170 करोड़ रुपीज कमाते हैं इन वन साइकिल। मतलब कहने का मतलब क्या, एक बार बैटरी को मैंने चार्ज किया, एक बार डिस्चार्ज किया, इस एक साइकिल पे लगभग 170 करोड़ कमाते हैं। तो 2 गीगावाट में कितना होगा, लगभग 340 करोड़। ये हो गया क्वार्टर फोर के लिए। अब क्वार्टर वन वाला जो बैटरी है वो भी ऐसे काम करेगा, बट सिंस वो क्वार्टर वन ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आ रहा है, तो वो पूरे साल के 1 साल के लिए अवेलेबल होगा नहीं, मतलब 9 मंथ्स के लिए अवेलेबल होगा, मतलब 75% ऑफ द टाइम। तो उसके बेस पे आप इनका एबिटा जो बैटरी के नंबर्स के वाया आने वाला है, अगर आप वो निकालेंगे तो लगभग 340 मल्टीप्लाई बाय 2 लगभग 680 होता है। और सिंस एक क्वार्टर में अवेलेबल नहीं है तो पार्शियल आप देख सकते हो, तो लगभग 600 करोड़ ऑफ एबिटा वहां से आ जाएगा। अब जो नया विंड जनरेशन है, जो मैंने बोला लगभग 1.5 गीगावाट ऑलमोस्ट, मतलब 1.5 गीगावाट जो है वो पूरे FY 2027 में आना है। अब इसको मैं कैसे लेके आ रहा हूँ 400 में 400 करोड़ के आसपास। तो ये देखिए, अब जैसे ये कंपनी है, ये बेसिकली अपना ROC निकालते हैं, तो वो लोग कहते हैं लगभग 14.5 होगा। अब मैंने बोला कि जो पूरा इनका ओवरऑल केपेक्स होना है इन द अपकमिंग ईयर वो लगभग आई थिंक 12,000 करोड़ के आसपास है। तो उसके बेस पे आप लगभग उसका 14% निकालिए, और उसको सिंस जो इनका पूरा कैपेसिटी है, एक क्वार्टर में तो आएगा नहीं, हर क्वार्टर में स्टैगर्ड होकर आएगा, कुछ क्वार्टर 2 में आएगा, कुछ क्वार्टर 3 में आएगा। तो उसके बेस पे हम लोग लगभग 30% भी लेके चले कि पूरा ईयर में अवेलेबल है। तो उसके बेस पे अगर आप इनका एबिटा निकालोगे फॉर द प्रोजेक्ट दैट 1.5 गीगावाट प्रोजेक्ट जो कि आएगा पूरा FY 2027 के अंदर में, तो उससे लगभग आपको इनका एबिटा मिलेगा, वो लगभग आपको मिल जाएगा इससे लगभग 400 से 500 करोड़ के बीच में। तो अगर मैं सारा चीजें को जोड़ दूं तो इससे लगभग लगभग जो इनका ओवरऑल एबिटा होगा FY 2027 के लिए वो लगभग 3,100 से लेकर 3,200 करोड़ के बीच में आएगा। तो आप इससे पूरा ईयर ऑन ईयर जो जंप है एबिटा में निकाल सकते हो। तो जो इनका रेवेन्यू जंप होगा, पूरा जो नंबर्स है फॉर द होल फाइनेंशियल लगभग 47 से 50% के बीच में आता है। तो इस बेसिस पे आप एक तरह से इनका एबिटा का कैलकुलेशन कर सकते हो कि भाई ईयर ऑन ईयर जो कंपनी है, बिजनेस है, वो कितना पे ग्रो कर सकता है। तो लगभग आपको 47 से 50% पे दिखता है। अब यहीं पे आप ये देखिए कि ये जो नंबर ये डिपेंड करेगा कि प्रोजेक्ट में कहीं डिले वगैरह तो होता नहीं है। दूसरा चीज ये है, ये बढ़ भी सकता है, बढ़ कैसे सकता है, जैसे इनके जो बैटरी प्लांट्स हैं, जैसे मैंने पूरा जो कैलकुलेशन किया है वो बेस्ड ऑन वन साइकिल किया है। अगर जब इनकी जो बैटरी प्लांट्स होती है जनरली 2 साइकिल्स के लिए भी काम करते हैं। 2 साइकिल काम करने का मतलब क्या, एक बार सुबह में चार्ज करके डिस्चार्ज किया, एक बार रात में चार्ज करके डिस्चार्ज किया, तो मतलब बेसिकली 2 साइकिल्स ऑफ बैटरी यूज करना। तो अगर वैसे करेंगे तो वहां पे इनकी जो बैटरी से बेटा है मतलब 170 करोड़ है, वो और भी बढ़ सकता है। तो एक तरह से ये इस तरह से पूरा बिजनेस का नंबर है। आई होप कि आपको सबको समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू वेरी मच।